जय हिंद दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी की इस प्यारी सी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, इसके लिए 8 सूत्र बताने वाले हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। सूत्र को याद रखेंगे तो आप उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है। आ से हुआ आ और आ दोनों हो जाएंगे। कु से हुए का वर्ग, कु से का वर्ग जिसमें का खा गा गा अंगा। फिर आता है हा, हा में हा और विसर्ज, विसर्ज नी मतलब होता है विसर्ग। ठीक है। नीय नाम, नाम का मतलब होता है नाम वाले। कंठ मतलब होता है गला। ठीक है। जितना जैसे हो गया आ हो गया, का वर्ग हो गया, हा हो गया, विसर्ग हो गया, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। बात करते हैं दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र है इचुईसा नाम तालव्य। इचुईसा नाम तालव्य। ई में दोनों ई आ जाएंगी। चू में चा वर्ग आ गया, चा छा जा झा और इया। या में या आ गया, शा में शा आ गया। नाम वाले को हम उच्चारण स्थान तालु, तालव्य कहेंगे, ये तालु कहेंगे। तालव्य का मतलब तालु। ठीक है। अब जैसे जिया, जिया में पतंजलि आता है, व्यंजन आता है। ठीक है। तीसरा सूत्र है हमारा ऋतुषा नाम मूर्धन्य। ऋतुषा, री में दोनों री आ गई, छोटी री और बड़ी री। टू मतलब टावर का पूरा आ गया, टा ठा डा डा ड़ा। और रा में रा आ गया, शा में शा आ गया। नाम वाले को हम मूर्धन्य उच्चारण स्थान देते हैं। ठीक है। मूर्धन्य का मतलब होता है मूर्धा। सा, शा किस में आता है? तालु में आता है, अभी देख लो पढ़ा है। और शा, षटकोण वाले शा जो होती है मूर्धन्य में आता है। मूर्धन्य में षटकोण वाली शा आती है। और जो सा आएगी वो दंतव्य में आएगी। ठीक है। तीसरा सूत्र है हमारा ऋतुलसा नाम। ऋतुलसा, ऋतुलसा नाम दंतव्य मतलब ली में पूरा ल के आ जाएंगे। और तु में आ गया तावर के ता था दा धा ना। और ला में ला आ गया, सा आ गया। नाम वाले को हम दंतन्य व्यंजन कहते हैं। दंतव्य मतलब दांत। ठीक है। पांचवा सूत्र है उपद्यमानीय नाम। उपद्यमानीय नाम औष्ठ। उ में दोनों उ आ गए, पा वर्ग पा फा बा भा मा। और जैसे उसके बाद ये इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है। अब तीसरा जो तीसरा नहीं छठवां सूत्र है ए दैतो कंठ तालव्य। मतलब ए और दै मतलब दोनों, दैतो मतलब वे दोनों। जैसे ए हो गया, आई हो गया। सा मतलब वह होता है, तुम मतलब तुम होता है। अहम मतलब कुछ संस्कृत की ये वाक्य, जैसे दैतो मतलब, दैतो का मतलब होता है वे दोनों हो गया। ठीक है। इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। कैसे होता है? ए और ए का इसमें आ होता है और ई मतलब छोटा आ और बड़ी ई मिलके बनाता है ए। और आ और ए या फिर आ और बड़ी मिलके बनाती है ऐ भी। ठीक है। तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव, कंठ तालव, कंठ तालु है। ठीक है। सातवें सूत्र की बात करते हैं तो ओ दौतो कंठोष्ठ। ओ दौतो कंठोष्ठ। ओ में ओ औ, औ आ गया, ओ औ आ गया। मतलब दैतो मतलब तो मतलब वे दोनों। ठीक है। कंठ और ओष्ठ दोनों आते हैं। जैसे ओ में उ और ओ, औ में आ
और ऊ, या फिर आ और ओ मिलके बनाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाता है। 8वां सूत्र है वक्रस्य दंतोष्ट। वक्रस्य दंतोष्ट, वा में वा आ गया, आकार वाले का, दंत्य ओष्ठ। दंत का मतलब होता है दांत, और ओष्ठ दोनों मिलके इनका उच्चारण स्थान करते हैं। कौन है? सिर्फ इसमें वा है, दंतोष्ठ है। अब बात करते हैं संयुक्त उच्चारण स्थान। संयुक्त उच्चारण स्थान 3 होते हैं। पहला होता है कंठ तालव्य, जिसमें कंठ और तालव्य दोनों आते हैं, ए और ए भी पढ़ा है। दूसरा है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ओ और ओ। फिर तीसरा था दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में सिर्फ वा पड़ा था। ठीक है, ये टोटल 5 होते हैं संयुक्त उच्चारण स्थान वाले। अब बात करते हैं पंचमाक्षर की। इसको भी आप जैसे अंगा है तो कंठ उच्चारण स्थान कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। अब कंठ का मतलब होता है, कंठ का मतलब होता है गला, तालव्य मतलब तालु होता है, मूर्धन्य मूर्धन्य होता है, दंतन दंत्य मतलब दांत होते हैं, ओष्ठ्या मतलब ओंठ होता है। अब 9वां भी सूत्र आप याद कर सकते हो, जैसे ग ई ण न म, मतलब पंचमाक्षर का, ये नासिक के होते हैं। जो पंचमाक्षर होते हैं नासिक होते हैं, जिसमें से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये होते हैं। ठीक है, इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। वर्ण विन्यास या वर्ण का विच्छेद। वर्ण विन्यास मतलब इनको तोड़ के लिखना, या फिर वर्ण संयोग, मतलब विन्यास भी कर सकते हो और इनका संयोग भी। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय को कैसे करेंगे? छा बनता है का और शा से, और आ से बनता है छा, और त्रा, त्रा किससे बनता है? ता, आधा ता, रा और ई, मतलब त्रि, मात्रा भी लगी है ना छोटी की, तो त्रि। या बनता है या और आ, क्षत्रिय हो गया। प्राकृतिक वाह या आ, वाह और आधा वाह या और आ, व्या वस्ता। अच्छा ये गलत हो गया। तो इसको इसकी जगह हम करते हैं व्यवस्था, ये व्यवस्था का विच्छेद है। ठीक है, व्या में आदि वा रा, ये वाला नहीं है, आदि वा, आधा या और आ, मतलब व्या बना वा और आ मिलके वा बना सा और था और बड़ा आ, मतलब व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है संसर्ग। संसर्ग में सा, आधा सा हुआ, आ हुआ और ना हुआ आधा। ठीक है, तो सन हुआ, सा आधा सा और आ, सा हुआ, और रा और आधा गा और आ, संसर्ग। ठीक है, प्रधानाचार का होता है प्रा, पा आधा पा, रा और आ, फिर धा और बड़ा धा, फिर ना और बड़ा ना, फिर आधा चा आ चा, फिर आधा रा या और आ मिलकर बनाता है प्रधानाचार। ठीक है, अब इसको देखने वाले शब्दकोश में वर्ण व शब्दों का निश्चित अर्थ सही क्रम में, मतलब डिक्शनरी देखेंगे, डिक्शनरी के क्रम में इनको सेट करने के लिए आ जाता है कि इनको शब्दकोश के अनुसार वर्णों को आप अरेंज करो। ठीक है, तो जब भी ऐसे आ जाता है तो उसमें सबसे पहले हम स्वर को रखेंगे, जहाँ भी स्वर आएगा उसको हम पहले रखेंगे। उसके बाद स्पर्श को रखेंगे। स्पर्श में 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, का वर्ग का कोई आता चला जाए, का आ जाए, खा आ जाए, तो सबसे पहले अब स्पर्श में ही पहले का आ गया तो का को रखेंगे, खा आ गया तो उस खा का के बाद खा रखेंगे। हाँ, उसके बाद चा वर्ग रखेंगे, टा वर्ग रखेंगे, ता वर्ग रखेंगे, पा वर्ग रखेंगे। उसके बाद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा। उसके बाद उस में रखेंगे शा, शा, शा और हा।
तब रखेंगे संयुक्त व्यंजन को छ, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, इनको वर्ण के विच्छेद के हिसाब से कर सकते हो, का और श, ता और रा, ज्या और या, श और रा। ठीक है, इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कृति, कृति में क्रा, क्रा तो सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब ता, ता आधा ता है, शा है, पा है और शा है। तो सबसे पहले आता है ता, ता पहले आता है ना स्पर्श में, उसके बाद पा आता है, ता के बाद तभी तो पा आता है, पा के बाद आता है आधा शा, तब आता है स्वर पूरा शा। ठीक है, दूसरा है सृष्टि। सृष्टि में, सृष्टि में शा, वाह, वाह और वाह, ये तो तीनों से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले उसके बाद सरा है, मतलब री है, री है, सब में है। अब देखेंगे कौन सा पहले आने वाला है। अब ता, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, ता दोनों में ता है। अब इसमें देखो मात्रा देखेंगे, मात्रा से पता लगेगा, यहाँ से नहीं पता लगेगा। इसमें ई है और इसमें आ है, तो आ वाले को पहले रखेंगे, तो 4 नंबर पहला होगा। उसके बाद ई तीसरा आएगा, देन उसके बाद आएगा शा, रा तो बाद में आएगा, ये वाला सा, ये सा बाद में आएगा और ये सा पहले आएगा। तो दूसरा रखेंगे तब पहला रखेंगे, तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 4 3 2 और 1। ठीक है, जैसे कपिल, अरुण, संजय और मनोज को, इसमें सबसे पहले दूसरा रखेंगे, आ है, आ से है तो दूसरा रखेंगे। उसके बाद का, स्पर्श का है तो इसको का, इसके दूसरे के बाद फर्स्ट को रखेंगे। उसके बाद माँ, माँ पहले आते, सा से पहले माँ आता है तो फिर चौथा रखेंगे, फिर तीसरा रखेंगे। ठीक है, अब जैसे वक्र है, वरक है, वर्क है और वक्र है। ठीक है, इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले चौथा रखेंगे, कैसे रखेंगे, इसमें का जो है स्पर्श में पहले आता है, तपतुरा आता है ना, तो का वर्ण पहले रखा। उसके बाद स्वर वाला रखेंगे, इसके बाद कोई स्वर नहीं, सीधे स्पर्श है तो स्वर को, जैसे इसमें रा है, आधा रा है प्लस आ है। ठीक है, अब इसमें तो स्वर पहले आ गया, इसमें कहीं स्वर है नहीं है, सीधे व्यंजन आ रहा है, तो इसको पहले प्रायिकता देंगे। ठीक है, तो पहले 4 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। उसके बाद इन दोनों में का पहले आ रहा है, का दोनों में का आ रहा है, उसके बाद इसमें का आ रहा है, तो सबसे पहले तीसरे को रखेंगे, क्योंकि ये तो यहीं से खत्म हो रहा है, तो तीसरे को रखेंगे तब दूसरा रखेंगे। ठीक है, अगला उदाहरण है संशय, संहार, संजय और संसार। इसमें सा, ना, मतलब ये तो सब में सेम है, तो इनको छोड़ो। पहले सा, हा, जा और शा में सबसे पहले जाएगा स्पर्श, उसके बाद सा आएगा ऊष में, और उसके बाद शा, ऊष में ये भी है लेकिन सा पहले आता है। ठीक है, उसके बाद हा, ऊष में ये भी है, उसके बाद तब हा आता है। संगम, इसमें डिक्शनरी के हिसाब से रखेंगे पहले, तो ये तो सेम है, नहीं ये यही नहीं सेम है, तो इनसे हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को रखेंगे, तब दूसरे को रखेंगे, अंगा वाला पहले आया, फिर इया वाला आएगा, फिर अड़ा वाला आएगा, फिर माँ वाला, मतलब इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं संधि की। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग, सुलय, समझौता। संधि का मतलब होता है मेल, योग, सुलय, समझौता। परिभाषा की बात करते हैं तो 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं मंजूषा, मतलब इसमें मंजू प्लस ऊषा होगी, मात्रा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाता है। ठीक है, अब संधि का कार्य क्या होता है। संधि का कार्य होता है 2 पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करना, या फिर पुराने शब्दों के अनुसार नए शब्द का अर्थ रखना होता है।
या फिर तीसरा है शब्द की संरचना को छोटा करना, शब्द की संरचना को छोटा करना। जैसे कार्यालय, कार्य प्लस आलय, मतलब आ और आ मिलके आ बना रहे हैं, संधि है, ठीक है। पुरावशेष, पुर प्लस अवशेष, मतलब आ पुरा, पुर नहीं पुरा, पुरा प्लस अवशेष, पुर आ प्लस अवशेष, आ और आ मिलके आ बना रहा है। प्रागैतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक, अभी पढ़ा था ना कि तीसरा वर्ण पहले में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर वही हुआ है। जो गा है तीसरा वर्ण है किसी वर्ग का वर्ग का, तो इसमें पहला में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? इसका अर्थ भी बनाना है, प्राग प्लस ऐतिहासिक, ठीक है। अब संधि की भेद, संधि की भेद 3 होते हैं, कैसे याद रखोगे? अतः, अभी अतः की तरह अतः से याद रखोगे, आ से हुआ स्वर्ग, व्यंजन और विसर्ग, मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब स्वर कितने होते हैं? स्वर संधि 11, स्वर संधि मतलब 11 स्वर में किन्हीं 2 वर्णों का मेल हो, 11 स्वर उनमें किन्हीं 2 वर्णों का मेल हो जाए तो स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में एक व्यंजन हो और एक स्वर हो तब भी व्यंजन संधि होगा, या फिर दोनों व्यंजन हो, दोनों व्यंजन के मेल को हम स्वर व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि में विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन, विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन या फिर वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, अब बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि मतलब सजातीय स्वर वर्णों का मेल होता है, जिसमें सजातीय मतलब सेम जात के। दूसरा है यण संधि, यण संधि में शब्द के बीचों बीच में अगर या मिल जाए, रा मिल जाए और वा मिल जाए, वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए, मतलब या, रा, वा, इनसे पहले कोई आधा व्यंजन आ जाता है तो यण संधि होता है। गुण संधि, गुण संधि क्या होती है? शब्द के बीचों बीच में एक मात्रा ए ओ की होती है। इनमें मतलब गुण संधि को पहचानने का तरीका क्या है? शब्द के बीचों बीच में एक मात्रा ए ओ की होती है, ठीक है। वृद्धि संधि, जब शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा ए औ की होती है, ठीक है, ए और औ की होती है। बात करते हैं अयादि संधि की। शब्द के बीचों बीच या, वा में से कोई एक वर्ण होगा तथा पहले स्वर सहित व्यंजन होगा, उसके पहले स्वर सहित व्यंजन होगा, अयादि संधि होगी, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं सबके। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आ और आ मिलके आ बना रहा है, ठीक है, तो कौन सा होगा? दीर्घ संधि। अत्याचार मतलब यण संधि, या आ गया उसके पहले आधा व्यंजन आ गया, ए आ गया तो मतलब गुण संधि, आय आय आ गया वृद्धि संधि, या आ गया या वा तो फिर अयादि संधि, ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ संधि की। सजातीय वर्णों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं, या फिर दूसरी है जहाँ 2 एक जैसे वर्णों का योग हो उसे भी हम दीर्घ संधि कहते हैं। सजातीय वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे आ को आ से जोड़ा जाए तब आ बनता है, ई को ई बनता है, मतलब सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक है, ये दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। जैसे दयानंद हो गया, भावार्थ हो गया, देवालय हो गया, ये आ से बन के बने, ई से रविंद्र, कपीस, नदीस, रवीस, भानुदय, ऊ से बड़ा ऊ बनता है ना, तो भानुदय, वधूत्सव, लघुर्मी, री से पितृण, मातृण। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो विद्यार्थी, विद्यार्थी बनता है विद्या प्लस अर्थी, मतलब विद्या प्लस अर्थी, मतलब आ और आ मिलके दीर्घ वर्ण बनाते हैं। दूसरा है भावार्थ, भाव प्लस अर्थ,
इसमें आ मिलके बड़ा बनाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। दीपावली, दीप प्लस आवली, इसमें आ और आ मिलके आ बनाते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे दयानंद, दया प्लस आनंद, आ मिलके आ बना रहे। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ई मिलके बड़ी बना रहा। कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, ई और ई मिलके बड़ी बना रहा है। कपीस, कपि प्लस ईस, मतलब ई मिलके बड़ी बना रहा है। पुरावशेष, पुरावशेष, पुरा प्लस अवशेष, पुरा प्लस अवशेष, मतलब आ और आ मिलके बड़ा बना रहा है, दीर्घ हो रहा है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे रजनीश, रजनी प्लस ईस, ई मिलके ई मतलब बड़ी बड़ी मिलके बड़ी बना रहे हैं। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, उ बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है। भानु प्लस उदय, मतलब छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है। मंजू प्लस उषा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है। लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी, ठीक है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहा है, लघु प्लस उर्मी, ठीक है। गुरु प्लस उपदेश, छोटा ऊ मिलके दीर्घ हो रहा है, बड़ा ऊ बना रहा है। दुर प्लस उपयोग, रा प्लस उ, दुर प्लस उपयोग, तो यहां पर क्या होगा, आ, उ प्लस उपयोग मतलब बड़ा ऊ, दुरु प्लस उपयोग, बड़ा ऊ है ये, बड़ा ऊ, ठीक है, दुरुपयोग। जैसे पितृण, पितृ प्लस ऋण, जैसे री आया और री बड़ा री बनाया, पितृण, तो इसमें जब भी देखोगे पितृण मात्रण में इसमें दो बड़ी री बनती है, ठीक है। बात करते हैं यण संधि। यण संधि क्या होती है, जहां दो वर्ण के मेल या रा वा वर्ण बने, मतलब दो वर्णों के मेल से या रा वा बने तो वहां यण संधि होता है। दूसरी डेफिनेशन है, जहां शब्द के बीच में या रा वा वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए, उसे मतलब वहां क्या होता है, यण संधि होता है। एग्जांपल्स देखो, इत्यादि, इति प्लस आदि, पहले तो दूसरे से अगर पहचानोगे तो फिर या रा और वा, या रा और वा, इनसे पहले कोई आधा व्यंजन आना चाहिए। आधा व्यंजन देखो, इनमें से कोई मिल जाए, या मिल गया, उससे पहले आधा व्यंजन, अब तुरंत पहचान जाओगे, यण है, यण है, यण है, यण है, इसमें भी यण है, पहचान जाओगे ना। अब इनको मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करके कैसे करेंगे, जैसे इति प्लस आदि, इति मतलब छोटी है, ये तो एक ट्रिक की तौर पर है, इसको याद रखेंगे तो फिर अगर नहीं समझ भी आता है तब भी आप कर लोगे, ठीक है। अब जैसे इति प्लस आदि, छोटी और आ बनाता है या, इसमें प्रति प्लस अच्छ, छोटी प्लस आ बनाता है या, इसमें बड़ा था तो या बना रहा था, ठीक है। अभी प्लस उदय, ई प्लस उ बनाता है उ, नी प्लस ऊन, ई प्लस उ बनाता है यू, ठीक है। आति प्लस आचार, ई प्लस आ बनाता है या, ठीक है। प्रति प्लस एक, ई प्लस ए बनाता है ये। प्रति प्लस उत्तर, ई प्लस उ बनाता है उ यू। आदि प्लस अच, ई प्लस आ बनाता है आ। आदि प्लस आदेश, ई प्लस आ बनाता है या, ठीक है। बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि क्या होती है, शब्द के बीच में एक मात्रा ए और ओ की होती है, मतलब ए की दिखे या फिर ओ की दिखे, ठीक है। जहां किन्हीं दो वर्णों के योग से ए ओ या फिर अर बने, ठीक है, इसको याद रखना, इसी में कंफ्यूजन होती है। ए प्लस ए ओ और अर बने, ठीक है, वहां गुण संधि होती है। आप एग्जाम्पल में देखेंगे, आप पहचानने तो ऐसे पहचान लोगे, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए जिसमें ए दिख रहा है आप तुरंत पहचान लोगे गुण संधि है, ठीक है। बनता कैसे, रमा प्लस ईस, महा प्लस ईस, सुरा प्लस ईस, नरा प्लस ईस, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे,
नरे प्लस इंद्र, ठीक है। सुरे प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, सतेंद्र, सत प्लस इंद्र, महेंद्र, महा प्लस इंद्र, जितेंद्र, जित प्लस इंद्र, योगेंद्र, योग प्लस इंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, रमेंद्र, रमा प्लस इंद्र, ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट है, जहां दो विलुप्त विजातीय वर्णों का मेल होता है वहाँ भी गुण संधि होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें आप इससे याद रख सकते हो, जैसे आ और ई मिलके बनाता है ए, आ प्लस ओ मिलके बनाता है ओ, आ और री मिलके बनाता है अर। मतलब जहाँ ए ओ और अर हो वहाँ होती है, ठीक है, वहाँ गुण संधि होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे रामेश्वर, ठीक है, राम प्लस ईश्वर, आ और ई, ठीक है। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, आप पहचानने को तो इससे पहचान लोगे, ठीक है, लेकिन इसको विच्छेद कैसे करेंगे, देव प्लस इंद्र, आ प्लस ई मिलके बनाता है वाह। परोपकार, पर प्लस उपकार, आ प्लस उ मिलके बनाता है ओ। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, आ और उ मिलके बनाता है ओ। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे महोदय, महा प्लस उदय, मतलब आ और उ मिलके बनाता है उ। सर्वोदय, सर्व प्लस उदय, आ और उ बनाता है मिलके ओ। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, आ और उ मिलके बनाता है हाँ ओ, ठीक है। अनुदित, अन प्लस उदित, मतलब ना और उ बनाता है नु, ठीक है। अनुसूचित, अनु प्लस उदित उ मिलके बनाता है बड़ा ऊ, ठीक है। अब जैसे अर्घ वाली बात कर रहे थे, जैसे सप्त ऋषि हो गया, सप्त प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि हो गया, देव ऋषि हो गया, देव प्लस ऋषि, योग ऋषि, योग प्लस ऋषि, राज ऋषि, महा ऋषि, ठीक है। जैसे आ और री बनाता है अर, आ प्लस री बनाता है अर, आ प्लस री बनाता है अर, आ और री बनाता है आर, ठीक है। बात करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जहां शब्द के बीच में दो मात्राएं आय और औ की दिख जाए, आय की दिख जाए या फिर औ की दिख जाए, जहां दो वर्णों के मेल से ए और औ वर्ण बने, या फिर ये कह सकते हो डेफिनेशन है, जहां किसी दो वर्ण द्वारा आय या फिर अय बने, आय प्लस अय, आओ प्लस औ भी बने, आओ और आओ भी बने, ठीक है, वहां वृद्धि संधि होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सदैव, सदा प्लस एव, आ और ए बन के आय बने। तथैव, तथा प्लस एव, आ प्लस ए मिलके बनाएगा आय, ठीक है। एक एक प्लस एक, मातैक्य, मात प्लस एक। पहचानने के लिए आप दो मात्राएं देखोगे, आय है, आय है, आय है, आप तुरंत पहचान लोगे वृद्धि संधि है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। महोज, महा प्लस ओ, ये बनाते हैं आओ, आओ, ठीक है, या फिर इसको आओ कह सकते हो, ठीक है। जलौध, जल प्लस औध, मधौषधि, महा प्लस औषधि, महौषधि, वनौषधि, वन प्लस औषधि, ठीक है। पांचवी है अयादि संधि, अय प्लस आदि से, मतलब अय प्लस आदि से। इसमें क्या होगा, अय या फिर अय आय, औ आओ, आदि आएंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, जहां शब्द के आरंभ में अय, आय, आओ, आओ आ जाता है, शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है तथा संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं बनता इसका, ठीक है। शब्द के बीचों बीच में या व में से कोई एक वर्ण होगा, इनसे पहले कोई स्वर सहित व्यंजन होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ये एक एग्जाम्पल्स है, मतलब आय, और ये आय की है, आय है,
ओ के हैं आओ है, और आओ के हैं आओ है, ठीक है। जैसे नयन, ने प्लस अन, ठीक है। इसमें या आ रहा है, या आ रहा है, पहचानने को तो वाह या वाह आ रहा है, पहचान लोगे आप, ठीक है। शयन, से प्लस अन, चयन, चे प्लस अन, गयन, गे प्लस अन, गायिका, गय प्लस इका, नायिका, नय, क्या होगा, नय प्लस इका, गायक, गय प्लस अक, नायक, नय प्लस इक, गायक, गए प्लस इक होगा इसका, ठीक है। पवन, पो प्लस आव, पवन, पो प्लस अन, हवन, हव प्लस हो प्लस अन, भवन, भो प्लस अन, धवन, धो प्लस अन, पवित्र, पो प्लस इत्र, कवक, को प्लस अक। अब औ का देख लेते हैं। पावन, पौ प्लस अन, धावन, धौ प्लस अन, दाविक, धौ प्लस इक, पाठक, पौ प्लस इक, पौ इक, सावक, सौ प्लस अक, सावन, सौ प्लस अन, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में विसर्ग का वर्ण में तथा वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होता है, ठीक है। विसर्ग संधि में विसर्ग का या तो वर्ण में परिवर्तित होगा या वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब फर्स्ट देखते हैं इसमें परिवर्तन। अब जैसे विसर्ग, इसमें जैसे ये विसर्ग है, रूफ वाली रा है, शाह है और शाह है, इनका विसर्ग में परिवर्तन होता है, ठीक है। दूसरा है जैसे कुछ वर्ण है, मना तपा यसा आदा सता रजा तमा, इनका परिवर्तन ओ में हो जाता है, इनका परिवर्तन ओ में हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी देख सकते हो, बाकी और अभी डिस्क्राइब करने वाले हैं। मनोज, मना प्लस जा, तपोवन, तपा प्लस वन, यशोदा, यशा प्लस दा, ठीक है। अब पहला देखते हैं विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। अभी देखा था ना विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। जैसे प्रातःकाल, प्रातःकाल को विसर्ग से परिवर्तित नहीं किया जाता है। जैसे प्रातःकाल लिखा है तो यहाँ भी आप विसर्ग को रखोगे, ठीक है। अतायम, पुनः प्लस आगम, ठीक है। अंताकरण, अंता प्लस करण। अब दूसरा है रूप वाली रा का विसर्ग में परिवर्तन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। निर्धन, निर्धन को जब भी आप इसका विच्छेद करोगे निर प्लस धन। अब जो ये रा होती है या फिर इस रा को हम क्या बना देते हैं विसर्ग, तो इसका विच्छेद हो जाएगा नी प्लस धन। निराश, ऐसे ही निराश का होगा निर प्लस आस, नी प्लस आशा, निराशा, ठीक है। निरादर, निर प्लस आदर, नी प्लस आदर। निराहार, निर प्लस आहार, नी प्लस आहार, ठीक है। जो रा है देखो, रा है निर्विरोध, निर्विरोध में ये रा है जो इसको हम विसर्ग में परिवर्तित कर दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा रूल है शा को विसर्ग में परिवर्तित करना, ठीक है। जैसे दुस्साहस, इसमें आधा सा था, आधा सा को विसर्ग में परिवर्तित करना, दुस प्लस साहस विच्छेद कर दिया, अब इसको हमने विसर्ग में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। दुस्तेज, दुस प्लस तेज, दु प्लस तेज हो जाएगा। निस्तारण, नी प्लस तारण, आधे सा को हम विसर्ग में परिवर्तित कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा रूल है जो सा है, सा को भी विसर्ग में परिवर्तित करना, ठीक है। जैसे जहाँ भी ये दिखेगा, जैसे निश्चय, इसको परिवर्तित करना है, जहाँ भी सा दिखे उसको विसर्ग बना देंगे तो हो जाएगा नी प्लस चय। निश्चित, नी प्लस चित, ठीक है। निश्चल, नी प्लस छल, ठीक है। नेक्स्ट है शा को विसर्ग में परिवर्तित करना, जहाँ भी षटकोण आधा षटकोण शा मिलता है उसको भी हम विसर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा निफल, निष्फल हो जाएगा निफल, निष्कर्ष हो गया निकृष, दुष्कर हो गया दुकर, ठीक है। अब बात करते हैं जो शब्द पढ़े थे, जैसे मना, मना को हम ओ में परिवर्तित करना, मना को ओ में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मनोस्थिति, तो मना था
ओ, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग को ओ में परिवर्तित, हमने क्या कहा, विसर्ग को ओ में या फिर ओ को मतलब वर्ण में या वर्ण को विसर्ग में परिवर्तित होता है इसमें। तो इसमें देखो ओ को हमने परिवर्तित किया है किसमें, विसर्ग में, ठीक है। और एग्जांपल मनोरथ, ओ को विसर्ग में परिवर्तित किया है, ओ को विसर्ग में परिवर्तित किया है। जैसे मनोज है, ओ है, ओ को विसर्ग में परिवर्तित किया है। ऐसे ही यश का ओ में परिवर्तित करना, एग्जाम्पल है यशोदा, ओ है, ओ को विसर्ग में परिवर्तित करना, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल है, यशोधरा है, यशोमती, यशा प्लस मती, ठीक है। तपा का ओ में परिवर्तित करना, जैसे तपो प्लस वन, तपो ओ है ना, विसर्ग को ओ में परिवर्तित करना या फिर ओ को विसर्ग में परिवर्तित करना, ठीक है। तपोधन हो गया, तपोरथ हो गया, ठीक है। ऐसे अधा को ओ में परिवर्तित करना, अधो पतन, अधो अधा रथ, अधा पतन, ठीक है, अधो उन्नति। कुछ और इसके रूल्स हैं, जैसे विसर्ग के बाद अगर रा आ जाए, विसर्ग के बाद अगर रा आता है तो छोटी ई को हम बड़ी ई में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में नीरज है, अब जैसे इसमें विसर्ग के बाद रा आ जाए, विसर्ग के बाद रा आया तो फिर हम छोटी ई, जैसे नी छोटी ई लगी थी ना, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे बड़ी ई में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नीरव, जैसे नी, अब विसर्ग के बाद रा आ रहा है तो छोटी ई को हम कन्वर्ट कर देंगे बड़ी ई में, तो नी रव, ठीक है। अगला रूल है सता, रजा, तमा के विसर्ग को भी ओ में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमागुण, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल में एक व्यंजन एक स्वर हो, मतलब जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल में अगर एक व्यंजन होता है, एक स्वर होता है, तो वहां व्यंजन संधि है। जैसे समाचार, सम प्लस आचार, तो एक व्यंजन हो गया और स्वर हो गया, तो क्या हुआ, व्यंजन संधि। दूसरा है जहां दो व्यंजन वर्ण का मेल होता है, सिर्फ व्यंजन का ही मेल हो जाए तो वहां भी व्यंजन संधि होती है। जैसे जगन्नाथ, अब पांचवा था, पांचवे को फर्स्ट में कन्वर्ट करो तो व्यंजन और ये भी व्यंजन, ठीक है, दोनों व्यंजन मिलके व्यंजन संधि बना रहा है, ठीक है। वाक्मय, ठीक है। अब इसका जो अभी रूल पढ़ा था वही फिर से, प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने ही वर्ण के तीसरे पांचवें वर्ण में भी परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे वाकीस, तो यहाँ पर तीसरा व्यंजन था, तीसरा वर्ण था, तीसरे को फर्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वाक प्लस इस, या फिर उल्टा देख सकते हो यहाँ से, तो पहला था, पहले को हम तीसरे में अर्थ बनाने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। वाक जाल, दर्शन, जगदीश, जगत प्लस ईस, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, जब यदि सम उपसर्ग के बाद क्रिया से बना कोई शब्द आए तो दोनों के बीच में दंतन्य सा का आगमन हो जाता है। अगर सम लिखा है उसके बाद क्रा आ जाता है तो दंतन्य सा अपने आप से आ जाता है उसमें। जैसे संस्कृत, तो सम और क्रा था, आधे सम के बाद क्रा आया था, तो फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, आधा शाह आ जाएगा, कौन सा, दंतन्य वाला, ठीक है। ऐसे ही संसार, सम प्लस सार, ठीक है, संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, यदि परि उपसर्ग के बाद क्रा आ जाता है, जैसे परि के बाद क्रिया से बना शब्द आए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य शा आ जाता है, षटकोण वाला आधा सा आ जाता है। जैसे परिष्कृत, तो परि के बाद क्रा है ना, तो फिर यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, आधा षटकोण वाला शा आ जाएगा, ठीक है। परिष्कार होता है, इसे
परिष्करण भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी स्वर के बाद में छा वर्ण आए तो, यदि किसी स्वर के बाद में छा वर्ण आए तो दोनों के बीच में आधा चा का आगमन हो जाता है। यदि स्वर के बाद में अगर छा आता है, जैसे कोई स्वर है, स्वर के बाद में छा आ जाता है, तो दोनों के बीच में किसका आगमन हो जाएगा? आधे चा का आगमन हो जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अनुच्छेद। अनुच्छेद जैसे छा था, स्वर के बाद छोटा ऊ है ना, स्वर के बाद छा आया तो फिर यहाँ बीच में चा आ जाएगा अपने आप, अनुच्छेद। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है परिच्छेद। परि प्लस ई प्लस छा के बीच में चा आ जाएगा। विच्छेद, छा ई और छा, मतलब ये स्वर था और छा था, इन दोनों एक साथ आए तो फिर यही बीच में क्या आ जाएगा? आधा चा आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है, मां वर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण या अलावा आ जाए, या फिर उस वर्ण शा 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 हा में से कोई एक वर्ण आए तो मां का अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जो मां होती है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाती है। जैसे संयोग था तो आधे मां के बाद में अंतस्थ आ गया, इसमें या आ गया, तो फिर इसको हम ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। संरक्षण, मां के बाद में अंतस्थ आया तो फिर ये किस में? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अंतस्थ आया, परिवर्तित कर दो इसको किस में? अनुस्वार में। ठीक है। मां के बाद वाया, अंतस्थ आया तो इसको भी परिवर्तित कर देंगे अनुस्वार में। ठीक है। संशय सम प्लस है, मतलब मां के बाद शा आया, शा क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म आया तो फिर इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? अनुस्वार में। ठीक है। जैसे इसमें सम में क्या हुआ? अनुस्वार में परिवर्तित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है। जो अंतिम वर्ण होता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण आवश्यकता पड़ने पर शब्द अर्थात शब्द का अर्थ बनाने के लिए अनुस्वार में भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, संगम, सम प्लस गम, क्षण प्लस गम, ऐसे परिवर्तित होता है। संगति, सम प्लस गति, क्षण प्लस गति। संभावना, सम प्लस भावना। ठीक है। संजात, सम प्लस जात, सम प्लस जात। ठीक है। नेक्स्ट रूल है, यदि ता के बाद चा जा ला आए तो ता को हम परिवर्तित क्रमशः चा जा ला में हो जाता है। ठीक है। अगर ता के बाद चा जा ला आए तो ता को हम परिवर्तित कर देते हैं क्रमशः चा में, जा आए तो जा में और ला आए तो ला में। जैसे एग्जाम्पल देखो, उच्चारण, ता के बाद चा आया तो फिर हम इसके आधे में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे उच्चारण। ठीक है। आधे चा में, जैसे ता को हमने चा में कन्वर्ट कर दिया, उच्चारण। और एग्जाम्पल देख सकते हो, सज्जन, सत प्लस जन, मतलब ता के बाद क्या आ रहा है? जा आ रहा है, तो इसको हम ता को हम जा में बदल देंगे। ठीक है। उल्लेख, ता के बाद ला आ रहा है तो इसको हम ला में कन्वर्ट कर देंगे तो उल्लेख हो जाएगा। उज्ज्वल, ता के बाद जा आ रहा है तो इसको भी हम जा में, तो दो आधे जा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आधा पहले से ही था, उज्ज्वल। ठीक है। नेक्स्ट रूल है, यदि माँ के बाद, आधी माँ के बाद माँ आए, पूरा माँ आए, तो माँ का द्वित्व अर्थात द्विगुण हो जाता है। ठीक है। जैसे सम्मान, माँ के बाद, आधी माँ के बाद पूरा माँ आए तो इनको हम द्वित्व भी कर देते हैं, सम्मान। ठीक है। ऐसे सम्मति, सम प्लस मति। ठीक है। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी स्वर के बाद, कोई अगर स्वर है उसके बाद दंतव्य सा आए तो दंतव्य सा
का परिवर्तन हम मूर्धन्य षा में कर देते हैं। ठीक है, अगर स्वर के बाद दंतनु षा आता है तो उसको हम मूर्धन्य षा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अभिषेक, अभिषेक, तो इसमें स्वर था, स्वर के बाद क्या आया, सा आया, कौन सा दंतन, तो इसको हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, मूर्धन्य षा में कर देते हैं। दूसरा है विषम, विषम षा में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, यदि ता के बाद सा आए, ता के बाद, आधे ता के बाद सा आता है, तो ता को हम चा में, तो ता को हम चा में कन्वर्ट कर देते हैं और सा को छा में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कहीं भी आप ता के बाद सा देखोगे तो फिर आप ता को कन्वर्ट कर दो कि किस में, चा में, और शा को कन्वर्ट कर दोगे आप छा में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है सत प्लस शास्त्र, ता के बाद सा आया तो फिर हम ता को कन्वर्ट करेंगे चा में और शा को छा में, मतलब दोनों को ही कन्वर्ट करना है, तब बनेगा सच्छास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि ता के बाद हा आ जाए, ता के बाद अगर हा आ जाए तो ता को दा में कन्वर्ट कर देते हैं, ता को पहले दा में कन्वर्ट कर देते हैं, हा को दा में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अब ता है, ता के बाद हा आता है तो हम ता को कन्वर्ट करते हैं दा में और हा को कन्वर्ट करते हैं धा में। ठीक है, जैसे पद्धति, ये बन जाता है ध्वा। ठीक है, पद्धति, तो ता के बाद धा आ रहा है तो इसको हम दा में कन्वर्ट किया और इसको धा में, तो बन गया पद्धति। उद्धार, उत प्लस हार मतलब धा बना, उदाहरण, उत प्लस हरण, उदाहरण। ठीक है, हाँ, तो ये रहा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।